जय माँ शारदे। आज हम गर्भाधान के बारे में बताएंगे। राशि आदि होरा देशकाल आदि वर्ग के फलों का विभाजन जन्म काल के बिना किस प्रकार से समझा जा सकता है। इसलिए समस्त जीवों के कारणभूत आधान या निषेक या गर्भाधान विषय को आज हम बताने जा रहे हैं। गर्भाधान योग्य रजोदर्शन स्त्री की जन्म राशि से चंद्रमा का जब अनुपचय राशि में अर्थात राशि से 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 इन स्थानों में हो और गोचर में स्थित मंगल की चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि हो तो हर एक महीने स्त्री को मासिक धर्म होता है। ऐसा बहुत आचार्यों का कहना है तथा सर्वार्थ चिंतामणि आदि ग्रंथ से भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है। रजोदर्शन में कारण की अगर हम बात करें तो स्त्रियों को प्रत्येक मास में योनि से 3 दिन तक रक्तस्राव होता है, उसी को रजोदर्शन कहते हैं। उस रजोदर्शन का कारण मंगल और चंद्रमा है, क्योंकि जलमय चंद्रमा और अग्निमय मंगल के कारण शास्त्रकारों ने रजोदर्शन का होना माना है। इसलिए जल से रुधिर और अग्नि से पित्त की उत्पत्ति होती है। जब पित्त के द्वारा खून में हलचल होती है तब स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। गर्भाधान में अक्षम रजोदर्शन की अगर हम बात करें तो प्रत्येक महीने स्त्रियों को जो मासिक धर्म होता है उसे ही विद्वानों ने गर्भ का कारण माना है, यानी स्वीकार किया है। यदि स्त्री की राशि से 3, 6, 10, 11 भाव में चंद्रमा हो तो वह मासिक धर्म निष्फल होता है, अर्थात गर्भ धारण करने की क्षमता उस रजोदर्शन में नहीं होती है। स्त्री पुरुष संयोग कथन कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। पुरुष की राशि से उपचय भाव यानी 3रा भाव, 6वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। 3, 6, 10, 11 राशि में चंद्रमा हो और उस पर गुरु की या अपने मित्र ग्रह की विशेषकर शुक्र की दृष्टि रहने पर यदि स्त्री पुरुष संयोग होता है तो गर्भ धारण होगा। 3 दिन तक रजोदर्शन गर्भ धारण करने में समर्थ नहीं होता है तथा धर्मशास्त्र में त्याज्य भी है। भर्तु स्पृश्या चतुर्थेऽग्नि चतुर्थ दिन भी निषेक के योग्य नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। नाद्याश्च तत्रोजो निषेक योग्या, इसलिए 5वें दिन से 16वें दिन तक ही निषेक का समय माना गया है। इसी से पुरुष स्त्री की राशि से चंद्रमा को पूर्वोक्त रीत से जानकर उक्त काल में निषेक करने पर संतान अवश्य होती है, किंतु न वध्या वृद्ध्या तुराल्पव यसा मपि चैतदिष्टम। अन्य पुरुष संयोग की अगर हम बात करें तो यदि उपचय राशि में चंद्रमा रजोदर्शन के समय मंगल से दृष्ट हो
तो धूर्त पुरुष से स्त्री का संयोग, सूर्य से दृष्ट हो तो राजपुरुष से स्त्री का संयोग, तथा शनि से दृष्ट हो तो नौकर से स्त्री का संयोग होता है। इस प्रकार एक एक पाप ग्रह से दृष्ट हो और अन्य शुभ ग्रह से अदृष्ट होने पर इस प्रकार का फल समझना चाहिए। यदि भौमादि सब पाप ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो वह स्त्री घर का परित्याग करके वेश्या हो जाती है। संभोग प्रकार का विचार कुछ इस प्रकार करना चाहिए। गर्भाधान कालिक लग्न से अथवा प्रश्नकालिक लग्न से सप्तम भाव स्थित द्विपदादि अर्थात द्विपद राशि अथवा चतुष्पद राशि रीति से संभोग करता है। यहाँ अभिप्राय है कि यदि सप्तम में द्विपदी राशि हो तो द्विपद की तरह संभोग करना चाहिए, तथा यदि चतुष्पद हो तो चतुष्पद की तरह स्त्री पुरुष के संभोग को कहना चाहिए। यदि सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो या उससे युति हो तो क्रोध व लड़ाई के साथ संभोग कहना चाहिए। यदि शुभ ग्रह से युत हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो सप्तम भाव तो कामशास्त्र की रीति से शांतिपूर्वक हास विलास पूर्ण से युत निषेध करना चाहिए। यदि शुभ और पाप दोनों ग्रहों की दृष्टि या युति हो तो शुक्र वीर्य शोणित रज संयुक्त गर्भावास यानी बच्चेदानी में कर्मानुकूल विषय वृत्ति पतित होती है। गर्भ संभव योग की अगर हम बात करें तो गर्भाधान के समय यदि सूर्य शुक्र सम राशि के अंश में बली होकर पुरुष के उपचय राशि में हो अथवा मंगल चंद्रमा बली होकर स्त्री के उपचय राशि में हो तो गर्भ संभव कहना चाहिए। यदि शुक्र सूर्य मंगल चंद्रमा अपने नवांश में होकर उपचय स्थान में हो या गुरु 1, 5, 9 भाव में बली होकर उपस्थित हो तो भी गर्भ संभव कहना चाहिए। गर्भ स्थिति का स्वरूप अगर देखा जाए तो गर्भाधान समय में स्त्री पुरुष का जिस प्रकार का मनोभाव जिस प्रकार की अभिलाषा कफ पित्तादि जिस प्रकार के दोष से युक्त हो उसी प्रकार के गुण दोष से युक्त गर्भ में पलने वाला बालक होता है। गर्भ में पुत्र आदि का ज्ञान लग्न चंद्रमा बृहस्पति और सूर्य ये विषम राशि और विषम नवांश में बली होकर हो तो पुरुष का जन्म कहना चाहिए। यदि सम राशि सम नवांश में हो तो स्त्री यानी कन्या का जन्म कहना चाहिए। यदि बलवान गुरु सूर्य विषम राशि में हो तो पुरुष का, यदि शुक्र चंद्रमा मंगल सम राशि में हो तो कन्या का जन्म कहना चाहिए। गर्भ में यमल योग होता है यदि रवि गुरु मिथुन या धनु में बुध से दृष्ट हो
तो पुरुष का, तथा शुक्र, चंद्र, मंगल यदि कन्या या मीन में हो तो 2 कन्या का जन्म कहना चाहिए। विविध ग्रंथों में यमल योग का वर्णन मिलता है। सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ में यमल योग का लक्षण इस श्लोक के द्वारा बताया गया है। निषेक लग्नेश तृतीय नाथो लग्न स्थितो चेद यमलोद्भव स्यात्। तृतीय नाथेन युतो निषेक लग्नेश्वरस्तस्त सहजे तथैव। अर्थात गर्भाधान के समय मातृ स्थानेश और लग्नेश का योग हो तो यमल का जन्म होता है। लग्नेश भातृ स्थान में हो या उच्च स्थान में हो तो यमल योग अर्थात 2 संतान की उत्पत्ति होती है। पुत्र जन्म योग लग्न को छोड़कर अन्य विषम स्थान में शनि हो तो पुत्र जन्मकारक होता है। इस प्रकार आधान काल में ग्रह के बलानुसार पुत्र या कन्या का जन्म कहना चाहिए। नपुंसक जन्म योग की अगर हम बात करें तो प्रश्नकालिक या गर्भाधान कालिक कुंडली में यदि बलवान विषम राशि में सूर्य चंद्रमा परस्पर दृष्ट हो, अर्थात सूर्य चंद्रमा को देखता हो और चंद्रमा सूर्य को देखता हो तो नपुंसक का जन्म कहना चाहिए। यह प्रथम योग है। यदि विषम राशिगत बलि शनि और बुध परस्पर दृष्ट हो तो नपुंसक का जन्म कहना चाहिए। यदि इसको आप द्वितीय योग मान लें, यदि विषम राशिगत मंगल सम राशि में सूर्य को देखता हो तो भी नपुंसक का जन्म कहना चाहिए। यह तृतीय योग है। यदि सम राशिगत मंगल विषम राशि स्थित लग्न और चंद्रमा हो तो नपुंसक का जन्म कहना चाहिए। यह चतुर्थ योग है। यदि विषम राशिस्थ बुध और सम राशिस्थ चंद्रमा को मंगल देखता हो तो नपुंसक का जन्म कहना चाहिए। यह पंचम योग है। यदि विषम राशि में या विषम राशि के नवांश में लग्न चंद्र का और बुध में हो तो और उन पर शुक्र शनि की दृष्टि हो तो भी नपुंसक का जन्म कहना चाहिए। यह छठा योग है। यमल योग विचार की बात करें तो लग्न और चंद्रमा सम राशि में हो, उस पर बलि ग्रह की दृष्टि हो तो गर्भ में मिथुन यानी यमल समझना चाहिए। चंद्रमा शुक्र सम राशि में हो और गुरु शुक्र बुध लग्न ये विषम राशि में बलि या द्विस्वभाव में हो तो भी यमल स्त्री पुरुष समझना चाहिए। गर्भ में 3 बालकों का योग आधान काल में या जन्म काल में यदि द्विस्वभाव राशि के नवमांश में ग्रह या लग्न हो और मिथुन राशि के नवांश में स्थित बुध लग्न और ग्रहों को देखता हो तो गर्भ में 1 कन्या और 2 पुत्र कहना चाहिए। यदि कन्या राशि के नवांश में स्थित बुध पूर्वोक्त स्थिति में विद्यमान ग्रह और लग्न को देखें तो गर्भ में 2 कन्या 1 पुत्र कहना चाहिए। यदि मिथुन या धनु राशि के नवांश में ग्रह और लग्न हो
तथा मिथुन राशि के नवांश में स्थित बुध लग्न और ग्रहों को देखता हो तो गर्भ में 3 बालक यानी 3 पुरुष कहना चाहिए। यदि कन्या या मीन राशि के नवांश में लग्न व ग्रह हों और कन्या राशि के नवांश में स्थित बुध देखता हो तो गर्भ में 3 कन्याओं को समझना चाहिए, अर्थात 3 कन्याओं का जन्म होता है। माता, पिता, मौसी, चाचा आदि कारक ग्रह विचार की अगर हम बात करें तो दिन में गर्भाधान हो तो शुक्र माता और सूर्य पिता तथा रात्रि में चंद्रमा माता और शनि पिता होता है। इसके विपरीत अर्थात दिन में चंद्रमा मौसी शनि चाचा तथा रात्रि में शुक्र मौसी और सूर्य पितृव्य यानी चाचा ग्रह होता है। इन कारक ग्रहों का प्रयोजन पितृ और पितृव्य ग्रह यदि लग्न से विषम राशि में हो तो क्रम से पिता और पितृव्य का सुख कारक होता है एवं भातृ और मौसी संज्ञक ग्रह यदि सम राशि में हो तो माता और मौसी का सुख कारक होता है। प्रत्येक मास में गर्भ की स्थिति का विचार कुछ इस प्रकार से करना चाहिए। गर्भाधान से 7 मास में क्रम से पहला कलल, शुक्र श्रोणित मिश्रण, दूसरा पिंड, तीसरा शाखा यानी अवयव, चौथा अस्थि, 5वां त्वचा, 6वां रोम और 7वां चैतन्य होते हैं। अष्टम मास में प्यास, भूख, 9वें में उद्वेग और 10वें मास में पूर्ण पके फल के समान बाहर निकल आता है। गर्भ के 10 मासों के स्वामी की अगर हम बात करें तो इन 10 मासों के स्वामी क्रम से पहला महीना शुक्र, दूसरा मंगल, तीसरा गुरु, चौथा सूर्य, 5वां चंद्रमा, 6वां शनि, 7वां बुध, 8वां लग्नेश, 9वां चंद्रमा, 10वां सूर्य होते हैं। इन मासों के शुभाशुभत्व से गर्भ के शुभाशुभत्व समझना चाहिए। गर्भपात योग की अगर हम बात करें तो यदि गर्भाधान समय में जो ग्रह दिव्यांतरिक्षादि उत्पाद से हत या पाप ग्रह से पराजित हो तो उस ग्रह के मास में गर्भपतन होता है अथवा लग्न राशि गर्भपतन का कारण होता है अथवा आधान कालिक लग्न में शनि मंगल हो अथवा शनि मंगल की राशि 10, 11, 1, 8 में चंद्रमा हो अथवा शनि मंगल से दृष्ट चंद्रमा हो तो गर्भ का पतन होता है। गर्भ पुष्टि ज्ञान की अगर हम बात करें तो आधान काल में या प्रश्न काल में होरा होरे तिलग्नम अर्थात लग्न में शुभ ग्रह हो या चंद्रमा शुभ ग्रह से युत हो अथवा लग्न या चंद्रमा से 9, 5, 7, 2, 10, 4 भावों में शुभ ग्रह हो अथवा 3, 11 भाव में पाप ग्रह हो अथवा लग्न या चंद्रमा पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो तो प्रसव काल तक गर्भ सुखी अर्थात सुरक्षित रहता है। गर्भ सहित गर्भवती मरण विचार
प्रश्नकाल या आधान काल में सूर्य या चंद्रमा यदि दो पाप ग्रह के मध्य में हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो गर्भ सहित स्त्री का मरण होता है। लग्न और सप्तम भाव में पाप ग्रह हो, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो अथवा लग्न में शनि तथा क्षीण चंद्रमा हो, उन पर मंगल की दृष्टि हो तो गर्भवती का मरण होता है। सूर्य या क्षीण चंद्रमा द्वादश भाव में और मंगल चौथे भाव में हो अथवा दो पाप ग्रहों के बीच शुक्र हो तो इन योगों में भी गर्भवती स्त्री का मरण होता है। चंद्रमा से या लग्न से चौथे भाव में पाप ग्रह हो तो गर्भ नष्ट हो तो माता के साथ ही गर्भ नष्ट होता है। चतुर्थ भाव में मंगल, 12 में सूर्य और चंद्रमा क्षीण हो अथवा मंगल लग्न में हो और 12वें और दूसरे भाव में पाप ग्रह हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तब भी मरण होता है। सप्तम में रवि, लग्न में मंगल हो तो शस्त्र से सगर्भ स्त्री का मरण होता है। गर्भ वृद्धि योग की यदि बात करें तो गर्भाधान कालिक लग्न पर बलवान बुध, गुरु, शुक्र और रवि की दृष्टि हो तो गर्भ पुष्ट होता है अर्थात गर्भ का पतन नहीं होता एवं प्रत्येक महीने में मासेश्वर के बल के अनुसार मासेश्वर के स्वभाव और गुणों से युक्त होता है। तीसरे मास में गर्भिणी स्त्री को दोहद अनेक प्रकार के वस्तु खाने पीने की इच्छा होती है। वह मास स्वामी मासेश के स्वभाव और लग्न योग आदि से भी समझना चाहिए। गर्भ समय से प्रसव मास का ज्ञान कुछ इस प्रकार करना लेना चाहिए। यदि आधान काल में चर राशि में सूर्य हो तो 10 मास में, स्थिर राशि में हो तो 11वें मास में और द्विस्वभाव में हो तो 12वें मास में प्रसव होता है। मतांतर से कहते हैं कि चर राशि का चंद्रमा हो तो 10वें में, स्थिर का हो तो 11वें में, द्विस्वभाव का हो तो 12वें मास में प्रसव होता है। अन्य प्रकार से प्रसव ज्ञान विचार कुछ इस प्रकार करते हैं। गर्भ से प्रसव का ज्ञान गर्भाधान कालादि लग्न के होरादि खडवर्ग से करना चाहिए अर्थात आधान राशि से 10वीं जन्म राशि होती है, ऐसा मत किसी किसी आचार्य का है। बादरायणाचार्य का मत है कि आधान लग्न से सप्तम जन्म लग्न अथवा आधान राशि से सप्तम जन्म राशि होती है। इसलिए इन कथनों में एकत्वाभाव होने के कारण से आगे सब सर्वसम्मत मत को कहते हैं। सर्वसम्मत से जन्म राशि ज्ञान की अगर हम बात करें तो गर्भाधान काल में जिस राशि के द्वादशांश में चंद्रमा हो उससे उतने संख्यक राशि में चंद्रमा के जाने पर संभव 10 आदि मास में प्रसव कहना चाहिए। 3 वर्ष के बाद एवं 12 वर्ष के बाद प्रसव योग आधान कालिक लग्न में शनि का नवांश हो और लग्न से 7वें स्थान में शनि हो तो गर्भाधान काल से 3 वर्ष में प्रसव होता है। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, अब इन पर न तो कोई विश्वास कर सकता है और न मानने योग्य ही है।
लग्न चंद्रमा का नवांश हो और लग्न से सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो 12वें वर्ष में प्रसव होता है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन इस समय ये बातें मानने योग्य नहीं रह गई हैं। प्रसव काल का ज्ञान गर्भाधान कालिक दिन संज्ञक या रात्रि संज्ञक लग्न हो तो राशि के जितने अंश उदित हुए हों उतना ही दिन या रात्रि व्यतीत होने पर प्रसव कहना चाहिए। जैसे 30 अंश में दिनमान या रात्रिमान हो तो लग्न के गतांश में क्या। इस प्रकार त्रैराशिक से दिन या रात्रिगत ईष्ट घड़ी का ज्ञान होता है। बृहत पराशरादि होरा शास्त्र के प्रतिष्ठित ग्रंथों में भी इस विषय को प्रतिपादित किया गया है। प्रसवकालिक लग्नादि का ज्ञान पूर्व कथन से दिन रात्रि ज्ञान करके जन्म के समय में होरा आदि खड वर्ग में स्थित लग्न का ज्ञान युक्ति से कहना चाहिए। इस प्रकार उदय लग्न समुदाय खड वर्ग आदि से दिन वासर पक्ष मुहूर्त मास संज्ञक राशि में प्रसव होता है। इस प्रकार आधान समय में प्रथम प्रसव समय का निश्चय करके ज्योतिषी को जातकोक्त फलादेश का विचार करना चाहिए। नेत्रहीन योग यदि आधान में सिंह लग्न रवि और चंद्रमा हो, उन पर शनि मंगल की दृष्टि हो तो गर्भस्थ शिशु जन्म काल से ही अंधा होता है। उन्हीं रवि चंद्र को यदि मंगल और बुध देखते हो तो नेत्र में फूला होता है और भी नयन विनाशक योग कहा जा रहा है। यदि द्वादश भाव में क्षीण चंद्रमा हो तो वाम नेत्र और यदि सूर्य हो तो दक्षिण नेत्र नाश होता है। यदि उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यंत्र से नेत्र की रक्षा होती है, अर्थात निर्बल दृष्टि होती है। जातक पारिजात में कुछ भिन्न नेत्रहीन योगों के लक्षण मिलते हैं। इनका कहना है कि यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों 12वें भाव में हो तो जातक दोनों आँखों का अंधा होता है। यदि केवल सूर्य हो तो दाहिनी और केवल चंद्रमा हो तो बाईं आँख अंधी होती है। मूक योग पाप ग्रह राशि संधि में हो, वृषस्थ उच्चस्थ चंद्रमा पर मंगल शनि और रवि की दृष्टि हो तो अधिक दिन के बाद बोलने की शक्ति जातक को मिलती है, अर्थात वह बालक कुछ दिनों के बाद बोलता है। जातका अलंकार में कहा गया है कि यदि पंचमेश बृहस्पति 12वें, 6ठे अथवा 8वें स्थान में हो तो जातक वाणी से हीन होता है। जड़ एवं सदंत योग यदि समस्त पाप ग्रह राशि संधि में हो व चंद्रमा शुभ ग्रहों की दृष्टि से हीन हो तो जातक जड़ यानी मूर्ख होता है। यदि शनि मंगल बुध के नवांश में हो तो गर्भस्थ बालक सदंत दांत के सहित जन्म लेता है। अधिकांग योग लग्न से 9वें 5वें में बुध हो और शेष सब ग्रह निर्बल हो तो 2 मुख 4 हाथ 4 पैर वाला जातक होता है। वामन एवं कुब्ज योग मकर के अंतिम नवांश में लग्न हो और उस पर रवि चंद्रमा शनि की दृष्टि हो तो गर्भस्थ बालक वामन यानी बौना होता है। यदि कर्क लग्न में चंद्रमा हो, उसे मंगल और शनि देखते हों तो गर्भस्थ बालक कुबड़ा होता है। पंगु योग मीन लग्न हो, उस पर मंगल शनि और चंद्रमा की दृष्टि हो तो गर्भस्थ बालक पंगु होता है। इस प्रकार से कहे हुए योगों में शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यत्न करते रहने से दोष की निवृत्ति समझना चाहिए। बिना सिर पैर हाथ के जन्म योग आधान काल में पंचम भाव में स्थित
देशकाण मंगल से युत हो और शनि चंद्रमा सूर्य से दृष्ट हो तो गर्भ में स्थित बालक को हाथ से रहित कहना चाहिए। यदि नवम भाव में स्थित देशकाण मंगल से युत या इन सब ग्रहों से दृष्ट हो तो बिना पैर का अर्थात पंगु का जन्म होता है। यदि लगन में स्थित देशकाण मंगल से युत या उक्त ग्रहों से दृष्ट हो तो बिना मस्तक का गर्भस्थ बालक जन्म लेगा। इस आधान प्रकरण में जो योग कहे गए हैं उनमें जो युत हो वे जन्म लग्न से भी समझाना चाहिए और खुद भी समझना चाहिए, तथा जो आधान में नहीं कहे गए हैं तथा आगे जन्म या सूतिका में कहे गए हैं उनको भी आधान लग्न से विचार करके उचित फलादेश जानना चाहिए। इस प्रकार से आधान प्रकरण के बारे में हमने आपको जानकारी दी। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम सूतिका प्रकरण के बारे में बताएंगे और इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही आप एक अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।